हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। कहानियों के सिलसिले में हम आ गए हैं पाठ 18 यानी कि वन रक्षक पाठ की ओर। इस पाठ को लिखा है राम नरेश त्रिपाठी जी ने। ये एक एकांकी है जिसके बारे में हमने बहुत अच्छे से पाठ का सार, प्रश्नोत्तर, भाषा अध्ययन पढ़ लिया है। जी हाँ, तो अब आज बारी है इसके एमसीक्यूज यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न की। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो कि हमेशा किसी विधा से संबंधित होता है, तो आपके लिए ये रहा। प्रस्तुत पाठ की विधा है कहानी, एकांकी, नाटक या फिर उपन्यास। जी हाँ, बिल्कुल सही है आपका जवाब। ये पाठ एक एकांकी है। एकांकी यानी जिसका मंचन किया जा सकता है। तो अगर चाहें आप तो आप अपनी विद्यालय की बाल सभा में, असेंबलीज में या फिर किसी ऐसे अवसर पर जब आपको नैतिक शिक्षा या मॉरल शिक्षा की कोई आपकी क्लास हो, वहां पर आप इस एकांकी को नाट्य रूपांतरित कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रस्तुत एकांकी में किसके कर्तव्य पालन का वर्णन किया गया है? किसके कर्तव्य पालन का यानी किस व्यक्ति के बारे में यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है? तो आप देखेंगे वन रक्षक के, वनवासी के, वनराज के या वन प्रेमी के। यानी इनमें से चार ऑप्शंस जो यहाँ पर विकल्प दिए हुए हैं, इसमें से किसके कर्तव्य पालन का वर्णन किया गया है? जी हाँ, उत्तर देखते हैं वन रक्षक के। इस पाठ में वन रक्षक के कर्तव्य पालन का वर्णन किया गया है। उस वन रक्षक ने राजा को पहचाना नहीं था। वो चाहता तो भ्रष्टाचार जिसे हम कहते हैं, राजा से कुछ पैसे लेकर या फिर कोई वस्त्राभूषण लेकर, या उसके लिए तो वो राजा एक सामान्य व्यक्ति था, उससे कुछ लेकर उसे एक रात अपने घर में रुकने दे सकता था, उसे छोड़ने जा सकता था, किसी भी प्रकार की मदद उसकी कर सकता था और उसके बदले में कुछ लाभ भी ले सकता था। लेकिन वो इतना ईमानदार था, उसमें इतना कर्तव्य पालन का गुण था, वो इतना कर्तव्य परायण था कि उसने राजा जैसे व्यक्ति को भी मना कर दिया और साथ में बिना किसी के देखे उसने निरंतर अपने कर्तव्य का पालन किया, जिससे राजा अंत में बहुत प्रसन्न हुआ। ठीक है, देखते हैं अपना अगला विकल्प। राजा वन में कैसे पहुंच गया? राजा वन में किस तरह पहुंच गया? जी हाँ, विकल्प है वह वन देखने गया था, वह रास्ता भटक गया था, वह वन रक्षक से मिलने ही गया था, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अब बस दिमाग पे डालिए जोर कि वो वन में कैसे पहुंच गया था। जी हाँ, अब हमने कहानी पढ़ी थी, प्रश्नोत्तर पढ़े, भाषा अध्ययन पढ़ा। चलिए भाषा अध्ययन को हटा दीजिए, लेकिन कहानी याद अगर आपको है तो आपको पता चलेगा कि राजा वन में कैसे पहुंच गया था। आपका जवाब है बिल्कुल सही, वह वन में रास्ता भटक गया था। जिस टीम के साथ वो वहां पर गया था, जिस समूह के साथ, वो यहाँ वहां होने के कारण वो रास्ता भटक गया और भटकते भटकते उस वन रक्षक से मिल गया। देखते हैं अगला प्रश्न। राजा को किन प्रश्नों का उत्तर देने का अभ्यास नहीं था? राजा वैसे तो राज्य का सर्वोच्च व्यक्ति होता है, उससे तो कोई सवाल भी, किसी सवाल जवाब की कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, उसे सब कुछ बनना चाहिए। लेकिन राजा ने यहाँ पर कुछ सवालों के जवाब देने में बड़ी उलझन महसूस की थी। क्यों की थी? क्योंकि भाई वो राजा है, उससे कोई कभी पूछता ही नहीं था। उसे हमेशा राजा हमेशा पूछा करता था सवाल जवाब, लेकिन राजा से कोई सवाल पूछ ले, इतनी हिम्मत किसी की? राजा फांसी दे दे, सर कलम कर दे, कोठरी में डाल दे, पता नहीं क्या कर दे। तो राजा से सवाल जवाब करने की हिम्मत तो किसी की नहीं होती। तो जानते हैं राजा को ऐसा कौन सा प्रश्न था जिसका जवाब देने की आदत नहीं थी? अपना नाम पता बताने की, अपना व्यवसाय बताने की, राजकोष की जानकारी देने की, या फिर राज दरबार की जानकारी देने का काम। ऐसा कौन सा काम था जो राजा के लिए बेहद मुश्किल था? जी हाँ, आपका सोच बिल्कुल सही है। राजा को अपना नाम पता बताने की आदत नहीं थी, क्योंकि राजा जी के इतनी प्रजा, मंत्री और इतने सारे लोग उनके नाम के प्रचार प्रसार के लिए लगे रहते हैं कि उनके कहीं पहुंचने से पहले ही उनकी प्रसिद्धि, उनके गुणगान वहां पहुंच जाते हैं। तो स्वयं राजा को अपना नाम बताने की, अपना पता बताने की कि मैं किस राज्य से संबंधित हूं, कहाँ मेरा राज्य है, ये सब बताने की आवश्यकता राजा को कभी पड़ती ही नहीं थी। इसलिए जब वन रक्षक ने राजा से नाम और पता पूछा तो राजा को बड़ा ही बेचैनी हुई उसको कि अरे मैं अपना नाम पता कैसे बता सकता हूं। तो यहाँ पर राजा ने अपना नाम और पता बताने में बड़ी उलझन महसूस की थी। तभी राजा ने सोचा कि मैं ये सब कैसे बता सकता हूं, मुझे ये सब बताने की आदत नहीं है। ठीक है, वन रक्षक का नाम क्या था? हमने इस पाठ के दौरान पढ़ा कि जो वन रक्षक था उसका नाम क्या था। विकल्प है अम्बरीश था, तंबुश था,
पुंडरीक था या फिर अभिमन्यु था? तो दिमाग पे डालिए थोड़ा सा जोर, आ जाएगा तुरंत याद कि इस वन रक्षक का नाम क्या था। देखते हैं सही जवाब। जी हाँ, उसका नाम पुंडरीक था। वो अपने एक कथन के दौरान अपना परिचय देता है कि मेरा नाम पुंडरीक है, मैं इस वन का रक्षक हूँ और इस राजा का सेवक हूँ। इस तरह वो अपना वहां पर नाम बताता है। राजा ने तुम्हारा घोड़ा कहाँ है प्रश्न का क्या उत्तर दिया? ठीक है, राजा से जब पूछा गया कि तुम्हारा घोड़ा कहाँ है, जब राजा ने ये कहा कि मैं वन में रास्ता भटक गया हूँ, तो जो वन रक्षक था उसने पूछा कि ठीक है, अगर तुम भटक गए हो रास्ता, तो फिर तुम्हारा घोड़ा कहाँ है? तुम इतने घने जंगल में, वन में किसी ना किसी घोड़े से तो आए होगे ना, तो वो कहाँ है? राजा ने क्या जवाब दिया? वह बीमार हो गया, थक कर गिर गया था तो मैंने उसे छोड़ दिया, वह घास खा रहा है, या फिर वह गुम हो गया है। ठीक है, अब इतने जवाबों में उसने क्या उत्तर दिया? राजा ने क्या उत्तर उसको दिया कि क्या यहाँ पर समस्या हो गई थी, क्या कारण उसने बताया? तो आपको करना है याद कि यहाँ पर समस्या थी क्या। तो राजा ने कहा कि जी हाँ, उसका घोड़ा गिर गया था और थक कर गिर गया था तो मैंने उसे छोड़ दिया, यानी आराम करने के लिए कहीं पर छोड़ दिया कि जाओ अब तुम आराम करो, अब तुम्हारे बस की नहीं है आगे जाने की। अगला देखते हैं प्रश्न। राजा ने झोपड़ी में रात रुकने के लिए वन रक्षक को क्या दिया? राजा ने जब उसने ऑफर किया, उसको ये कहा कि चलो आज रात को तुम मेरी झोपड़ी में रुक सकते हो, तो राजा ने उसको क्या ऑफर किया था? 1 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपए या फिर 50 रुपए? देखिए, आप सोचेंगे ये पैसे बड़े यहाँ पर कम है, लेकिन जब ये पाठ लिखा गया है, अगर हम उस तात्कालीन समय में जाएं तो इस पैसे की उस समय में बहुत ज्यादा वैल्यू थी। ठीक है, तो राजा ने क्या दिया था उन्होंने वन रक्षक को? उन्होंने 1 रुपए का उसको लालच दिया था कि मैं ये दूंगा और बाद में तुम्हें कुछ और भी दूंगा, तुम मुझे एक रात के लिए अपनी झोपड़ी में रुकने दो। देखते हैं अगला प्रश्न। वन रक्षक ने तू और तेरे शब्दों के विषय में क्या कहा? ये 2 शब्द हैं अक्सर जो बातचीत के दौरान प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें साहित्यिक शब्दों का दर्जा प्राप्त नहीं है। तू, तेरा ऐसे शब्द आम भाषा में बोलचाल में बोले जाते हैं, लेकिन ये मानक हिंदी नहीं कहलाते हैं। इसीलिए जब भी इनका प्रयोग कहीं किया जाता है तो उसे अभद्र ही माना जाता है। अब यहाँ पर जब वन रक्षक के साथ राजा ने तू और तेरे शब्दों का प्रयोग किया, तब वन रक्षक ने क्या कहा कि मैं भला आदमी हूं, अपने शब्द लापरवाही से मत फेंको, का और खा दोनों, या फिर चुप हो जाओ। क्या कहा था वन रक्षक ने? याद करिए कि वन रक्षक बहुत स्वाभिमानी व्यक्ति था, वो कर्तव्य परायण तो था ही, साथ ही साथ स्वाभिमानी था। क्या कहा था उसने तू और तेरे शब्दों के बाद? चलिए देखते हैं। जी हाँ, उसने कहा था का और खा दोनों, यानी मैं भला आदमी हूं और अपने शब्द लापरवाही से मत फेंको। उसने कहा कि मैं अच्छे भले घर का व्यक्ति हूं, तू और तेरा जैसे अपमानजनक शब्दों का प्रयोग तुम मेरे लिए मत करो। हमें हमेशा अपने शब्द सावधानी से देना चाहिए किसी को। लापरवाही से मत फेंको का मतलब यहाँ पर क्या है कि बस उठाया, अपनी जबान उठाई और किसी को कुछ भी बोल दिया। बिल्कुल हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने एक एक शब्द का प्रयोग सावधानी पूर्वक, सम्मानजनक तरीके से करना चाहिए। लापरवाही भरे जो शब्द होते हैं, तू, तेरा, तेरा, इस तरीके के शब्द जो होते हैं, ये अभद्र शब्दों की श्रेणी में आते हैं, इसलिए इनका प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जब तक तुम्हारी सच्चाई पर मेरा संदेह है, तब तक मैं तुमसे विशेष प्रेम भाव नहीं दिखला सकता। वाक्य किसने और किससे कहा था? विकल्प है, वन रक्षक ने राजा से कहा, राजा ने वन रक्षक से कहा, दरबारी ने वन रक्षक से कहा, या फिर वन रक्षक ने दरबारी से कहा। जी हाँ, थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग हो गया है इन शब्दों में, दिमागी उथल पुथल हो गई है। अब आपको बड़ी देना है बड़ी समझदारी से इसका जवाब। पहले तो सेंटेंस को पढ़ लीजिए दोबारा कि जब तक तुम्हारी सच्चाई पर मेरा संदेह है, तब तक मैं तुम्हें विशेष प्रेम भाव नहीं दिखला सकता। ये वाक्य किसने किससे कहा था? जी हाँ, देखते हैं सही जवाब। जी हाँ, इसका सही जवाब है
ये वाक्य वन रक्षक ने कहे थे राजा से कि जब तक मैं जान नहीं लेता कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, इस जंगल में तुम्हारा क्या काम है, बल्कि तुम्हारी एक एक बात की सच्चाई नहीं जान सकता, तब तक मैं तुम्हें जो वो मानवीय प्रेम होता है कि नहीं नहीं तुम कहीं मुझे मिले हो, मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हें अपने अतिथि मान के अपने घर ले जाऊं, इस प्रकार का प्रेम मैं तुम्हें नहीं दिखा सकता, क्योंकि जब तक तुम्हारी बेगुनाही साबित नहीं हो जाती तुम एक अपराधी हो, है ना। और तुम ये बता भी नहीं पा रहे हो कि तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारा घोड़ा कहाँ है, कहाँ जाना है, तुम हो कौन, ये सब चीजें भी नहीं बता रहे हो। तो जब तक ये संदेह, यानी जब तक मुझे तुम्हारे ऊपर ये संदेह है कि तुम कौन हो, क्या हो, तब तक मैं तुम पर क्या नहीं दिखा सकता, प्रेम भाव नहीं दिखा सकता। जैसे ही मुझे पता चलेगा कि हाँ तुम एक अच्छे व्यक्ति हो, एक अच्छे राजघराने से संबंध रखते हो, चोर डाकू लुटेरे नहीं हो, तो मैं तुम्हें आतिथ्य सत्कार दूंगा, प्रेम भाव से अपने घर लेकर चलूंगा। तो इस प्रकार वन रक्षक ने राजा से ये शब्द कहे थे। राजा ने वन रक्षक को पुरस्कार में क्या दिया? क्या होता है ये पुरस्कार? किसी अच्छे काम को करने के बाद जो हमें प्रशंसा के स्वरूप में दी जाती है, चाहे फिर वो कोई वस्तु हो, शब्द हो, कोई निशानी हो, या अपना कोई सामान किसी ने हमें प्रसन्न होकर दिया हो, वो चीज़ कहलाती है पुरस्कार। कई बार ये कैश मनी यानी कि कुछ पैसों के रूप में हो सकती है, किसी याददाश्त के रूप में, कोई निशानी के रूप में भी हो सकती है। तो यहाँ पर राजा ने वन रक्षक को पुरस्कार में क्या दिया? सबसे पहले तो ये जानिए, ये बताइए कि पुरस्कार दिया क्यों था? क्योंकि राजा उसके कर्तव्य परायणता से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ था और उसने उसको पुरस्कार में क्या दिया? तलवार दिया, रत्न जड़ित हार दिया, कवच दिया, या फिर अपना घोड़ा ही दे डाला? जी हाँ, सही जवाब है राजा ने उसको अपनी तलवार, एक राजा को अपनी तलवार से, एक योद्धा को अपनी तलवार से बहुत प्रेम होता है, और राजा ने प्रसन्न होकर वन रक्षक को अपनी तलवार दे डाली थी, है ना। तो ये था इसका सही जवाब। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि है प्रश्न 11। लेखक राम नरेश जी का जन्म कहाँ हुआ था? ये कवि लेखक जो होते हैं, इनके जन्म मृत्यु स्थान जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि ऐसे महान व्यक्तित्व जिसने अपनी लेखनी के माध्यम से संसार के इतने दोषों को मिटाने का प्रयास किया, दुनिया को जगाने का प्रयास किया, ऐसे महान व्यक्तित्व ने आखिर जन्म लिया कहाँ है? तो देखते हैं। जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश, जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश। यानी कि आपके अपने प्रदेश में, जो कि महान मनीषियों की जन्मभूमि है, तो ये भी उनमें से ही एक हैं। आपको पता लगाना है कि बस उस जिले का नाम क्या है, ठीक, क्योंकि कॉमन है उत्तर प्रदेश। देखते हैं जवाब। तो इनका सही जवाब है जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश में राम नरेश त्रिपाठी जी का जन्म हुआ था। राम नरेश त्रिपाठी जी की रचनाएं हैं, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं लिखी हैं, और ऐसी रचनाएं जिन्होंने देश समाज को बदल डालने की ताकत थी। देखते हैं उनके नाम क्या हैं। पथिक, मिलन, मानसी, या फिर उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर है सही जवाब उपरोक्त सभी, यानी कि पथिक, मिलन और मानसी तीनों ही राम नरेश त्रिपाठी जी की प्रमुख रचनाओं में से एक हैं। अभिमान शब्द में उपसर्ग है। पाठ के दौरान जाने थे हमने उपसर्ग और प्रत्यय। जो किसी शब्दांश के आगे लगकर अर्थ बदल देते हैं वो होते हैं उपसर्ग, जो किसी शब्दांश के पीछे लगकर उसका अर्थ बदलने का प्रभाव रखते हैं वे होते हैं प्रत्यय। यहाँ पर आपको अभिमान शब्द में बताना है कि कौन सा उपसर्ग है। 4 विकल्प यहाँ पर दिए हुए हैं, अभि, मान, उपरोक्त दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखिए उपसर्ग है, यानी आपको आगे वाले शब्द पर ध्यान देना है। तो सोच कर देखिए, क्या मान शब्द का कोई अर्थ होता है? जी हाँ, मान का अर्थ सम्मान से होता है, मान प्रतिष्ठा से होता है। तो अगर इसमें हम प्लस करके यहाँ पर अभी उपसर्ग लगा देंगे तो कौन सा शब्द बन जाएगा? तो शब्द बनने के बाद मूल शब्द ये होता है, मूल शब्द ये होता है आगे लगा उपसर्ग। अब आप इस शब्द को देखकर पहचानिए कि यहाँ पर कौन सा उपसर्ग है, तब तक मैं बताती हूँ आपको सही उत्तर। जी हाँ, यहाँ पर मान मूल शब्द होने के कारण जो उपसर्ग लगा है वो कौन सा है? अभी उपसर्ग लगा हुआ है। समझ में आ गया होगा आपको। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ईमानदारी शब्द में प्रत्यय है। ध्यान दीजिए, अब आपसे पूछा जा रहा है प्रत्यय, अभी पूछा जा रहा था उपसर्ग, हमने आगे वाला शब्द पर ध्यान दिया था। अब हमें देखना है उसके पीछे कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। दार, दारी,
ई और उन उपरोक्त में से कोई नहीं। अब देखिए मूल शब्द क्या है। मूल शब्द होता है ईमान। जब हम किसी की नियत को पहचानने की कोशिश करते हैं तो हम ईमान की बात करते हैं। तो यहां हो गया मूल शब्द ईमान। अब इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है जिससे ये शब्द बन गया ईमानदारी। ठीक है, तो अब आपको छांटना है इनमें से सही विकल्प। मैं दिखाती हूँ आपको सही उत्तर। जी हाँ, यहाँ पर सही उत्तर है दारी शब्द। तो ईमान प्लस यहाँ पर दारी शब्द लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप उपसर्ग प्रत्यय पहचान सकते हैं। अगर आप यहाँ पर ईमानदार शब्द होता तो हमारा सही जवाब दार होता। ई का कोई आवश्यकता है ही नहीं क्योंकि ईमान, ईमानी या ईमानदारी ऐसा कोई शब्द तो है नहीं। तो यहाँ पर पूरा का पूरा एक शब्द दारी लिया गया है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर देखा प्रत्यय। वन महोत्सव कब मनाया जाता है। इस प्रकार के प्रश्न सिर्फ आपकी कक्षा 7 के लिए ही नहीं, आने वाले समय में यूपीएससी वगैरह एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इनको सिर्फ न केवल अभी पढ़ लीजिए बल्कि अपने मस्तिष्क में बिठा लीजिए, याद कर लीजिए और ज़रूर इसको अपने विद्यालय में सेलिब्रेट करिए। जब भी ये दिन आते हैं तो आप खुद अपनी कक्षा में बताइए कि भाई वन महोत्सव आने वाला है और हम सबको कुछ वृक्ष लगाना है या वृक्षारोपण का कार्यक्रम करना है। तो इस तरीके से आप वहाँ पर लीडर, नेता के रूप में कुछ काम भी कर सकते हैं और एक बहुत अच्छी जानकारी भी आप देने का पुण्य भी कमा सकते हैं। वन महोत्सव कब मनाया जाता है। 27 जुलाई, 28 जुलाई, 29 जुलाई, 30 जुलाई। ठीक, तो सही जवाब है 28 जुलाई। वन महोत्सव के जुलाई के मंथ में, जुलाई के महीने में मनाने का एक कारण और भी ये हो सकता है कि वे ये इन दिनों में, जून जुलाई का जो महीना होता है ये वर्षा के महीने होते हैं। इस मौसम में अक्सर वर्षा का सीजन होता है। तो पौधे लगाने का वन महोत्सव है यानी कि वृक्षारोपण तो होना ही है भाई। तो वृक्षारोपण करने के लिए जुलाई का मौसम तो सबसे अच्छा होता है क्योंकि जो धरती होती है वो मिट्टी जो होती है वो नम हो जाती है, बारिश हो रही होती है, पौधों को अतिरिक्त पानी देने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे ही हम वो पौधा लगाते हैं नम मिट्टी में, वो जड़ें बहुत आसानी से पकड़ लेता है और वर्षा का जल उनको सींच कर बड़ा कर देता है। तो वन महोत्सव कब मनाया जाता है। तो वन महोत्सव 28 जुलाई को मनाया जाता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के आधार में हम पढ़ेंगे जो क्षमा करने योग्य हो। ठीक है, जो क्षमा करने योग्य ना हो, जिस चीज को हम क्षमा नहीं कर सकते, कुछ भी हो जाए हम उसे माफ नहीं कर सकते। तो ध्यान दें, जो क्षमा करने के योग्य हो उसको क्या कहेंगे। यहां पर न शब्द लगा हुआ है तो आपको बताना है जो क्षमा करने के योग्य ना हो। क्षम्य कहेंगे, अक्षम्य कहेंगे, क्षमा प्रार्थी कहेंगे या फिर उपरोक्त सभी को कहेंगे। तो जवाब देखते हैं अक्षम्य। क्षम्य यानी होता है जिसे क्षमा किया जा सकता है। मेरे छोटे भाई ने क्षम्य अपराध किया था, उसको क्षमा कर दिया गया। लेकिन अक्षम्य अपराध क्या होता है। ऐसा अपराध जिसको कभी क्षमा नहीं किया जा सकता। जैसा कि दुर्योधन ने द्रौपदी के साथ जो व्यवहार किया था वो अक्षम्य है, उसको किसी भी हाल में क्षमा नहीं किया जा सकता। उसकी सजा हो सकती है लेकिन क्षमा तो नहीं किया जा सकता। तो ऐसे व्यवहार को आप क्या कहोगे, अक्षम्य कहोगे। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न यानी कि 17वें प्रश्न की ओर। जो विश्वास करने योग्य हो, ऐसा व्यक्ति जिस पर भरोसा किया जा सकता हो, क्या कहेंगे। विश्वास योग्य, विश्वसनीय, अविश्वसनीय या फिर उपरोक्त सभी। तो जो विश्वास करने योग्य हो उसे कहेंगे हम विश्वसनीय, यानी कि जिस पर आंखें बंद करके भरोसा किया जा सकता है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। अब देखिएगा 5 जून, 6 जून, 6 जुलाई, 8 जुलाई। ये प्रश्न भी आपके सामान्य ज्ञान के विकास के लिए बेहद आवश्यक है। इसको भी आप न केवल पढ़ें बल्कि याद कर लें। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये भी देखिए पर्यावरण से संबंधित चीज है, यानी वृक्षारोपण, वृक्षों की देखभाल, वृक्षों की केयर, इससे संबंधित ये कोई बात की जा रही है। तो यहाँ पर पर्यावरण दिवस है। ये दिवस अक्सर विद्यालयों में मनाया जाता है, वृक्षारोपण वगैरह किया जाता है। तो इस दिन और वन महोत्सव के दिन आपके विद्यालय में क्या गतिविधियां आयोजित की जाती हैं, कृपया मुझे चैट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर।
जो रिश्वत लेता हो, दुनिया का सबसे खराब काम है ये रिश्वत, क्योंकि पूरी दुनिया में जो भ्रष्टाचार छाया हुआ है वो सिर्फ इसी रिश्वत का ही परिणाम है। बस रिश्वत लेना, रिश्वत देना, दोनों ही चीजें महापाप की श्रेणी में आती हैं। लेकिन हमें पढ़ना है फिलहाल इसके विकल्प चुनना है, तो ढूंढते हैं सही विकल्प जो रिश्वत लेता हो। रिश्वत खोर, रिश्वत प्रेमी, उपरोक्त दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आप बताएंगे सही जवाब और आपका जवाब है बिल्कुल सही, रिश्वत खोर। खोर मतलब खाने वाला, जैसे कि पहले आदम खोर होते थे ना, डायनासोर को हम आदम खोर कहते थे, जो पूरे के पूरे आदमी को खा जाता था। तो यहाँ पर रिश्वतखोर मतलब जो भी पैसा उसको मिल रहा है, ब्लैक मनी, वो उसको हजम करता जाता है, खाता जाता है, तो रिश्वतखोर। ठीक है, अगला और अंतिम प्रश्न है, तुम कहाँ रहते हो और करते क्या हो? वाक्य का प्रकार है, हमने वाक्य के प्रकार पढ़े थे, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमने यहाँ पर पहचानना है हमें कि ये जो वाक्य दिया हुआ है, तुम कहाँ रहते हो और करते क्या हो, इसका वाक्य क्या है। तो देखिए, पहले एक छोटी सी बात देखिए, जो वाक्य सरल होते हैं, एक क्रिया एक कर्ता, वो सरल वाक्य की श्रेणी में आते हैं। जब दो क्रियाएं, अधिकतम दो या दो से अधिक क्रियाएं हो तो संयुक्त में आते हैं। लेकिन मिश्रित वाक्य वो होते हैं जिसमें दो या दो से अधिक क्रियाएं होती हैं, एक क्रिया का फर्क दूसरी क्रिया पे पड़ रहा होता है और वो परिणाम वहीं पर दिया होता है। इस प्रकार के प्रश्न होते हैं मिश्रित वाक्य में। तो यहाँ आपको बताना है ये कौन सा वाक्य है। जी हाँ, तो ये संयुक्त वाक्य है, क्योंकि इसमें कहाँ रहते हो पूछा जा रहा है। एक क्रिया है रहना और दूसरी क्रिया है करते क्या हो, मतलब करना। तो इस प्रकार यहाँ पर दो प्रश्न पूछे जाने के कारण जो ये वाक्य है वो कौन सा है, संयुक्त वाक्य है। इस प्रकार जाने हमने इस पाठ के विकल्प। इस पाठ के विकल्प पढ़ने के बाद जो 20 प्रश्न भी हमने हाल ही में हल किए हैं, इसने आपको पूरे पाठ की एक क्विक पुनरावृत्ति, जिसे हम कहते हैं क्विक रिवीजन, करवा दिया है। ठीक है, तो ये पाठ आज हमारा हुआ समाप्त। अब अगले ही वीडियो में हम बहुत जल्दी एक नया पाठ लेकर आएंगे। इस पाठ का वाचन पुनरावाचन अब आपका काम है, इसको रिवीजन करते रहें। अपनी कक्षा के दौरान, अपनी कक्षा में असेंबली में खड़े होकर इस कहानी को आप सुनाएं। आत्मविश्वास तो बढ़ेगा ही, साथ में बढ़ेगा शब्द भंडार। शब्द भंडार बढ़ेगा तो आपको जो पाठ है उसकी जो मूलभूत जो इसकी संदेश है वो आप अपनी कक्षा के बच्चों को बता सकते हैं कि किसी भी परिस्थिति में हमें अपने कर्तव्य पालन से पीछे नहीं हटना चाहिए। कई बार किसी का स्वभाव होता है कि हम ये देखते हैं, कोई अगर हमें देख रहा है तो हम बहुत अच्छा काम करते हैं, और अगर हमारे ऊपर कोई नजर नहीं है तो हम उस काम में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। जबकि अगर हमारा स्वभाव ऐसा हो कि कोई हमें देखे अथवा ना देखे, हम अपना काम कर्तव्य परायण होकर और ईमानदारी से करते हैं, निश्चित रूप से हम पुरस्कार के पात्र बन जाते हैं। ठीक है, तो करते रहिए इस पाठ का दोहराव, देखते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियो, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए सिर्फ इतना ही नहीं, लाया है ढेर सारे उपहार, जिसमें है सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, सीयूईटी, एनटीएससी, ओलंपियाड्स और स्पोकन इंग्लिश भी। बुक्स और ई बुक्स के खजाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस लिंक को क्लिक करेंगे, एक गूगल फॉर्म ओपन होगा, फॉर्म को फिल करिए, आवश्यक जानकारी वहां भर दीजिए, सबमिट करिए, जानकारी हमारे पास आएगी और संबंधित आवश्यक वस्तुएं आपके पास पहुंच जाएंगी। हमसे संपर्क करने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम की मदद ले सकते हैं। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना तो अब आपकी आदत बन चुका है, शेयरिंग उसमें सबसे जरूरी है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स मानता है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मैग्नेट ब्रेन्स का हर एक वीडियो आपके लिए पूरी तरह निःशुल्क है, इसका किसी प्रकार का कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाता। तो इस निःशुल्क ज्ञान के सागर का आनंद उठाइए और इसमें गोते लगाइए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक रखें अपना खास ख्याल। बाय बाय।